नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। फिर से हाजिर है आपके लिए एक और नई क्लास लेकर। और देखिए यहाँ पर आपको जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए चलाई हुई है। एमसीक्यू कराए जाएंगे शिक्षा शास्त्र यानी कि साइकोलॉजी की जो बाल विकास शाखा है, बाल विकास अध्ययन का हम जो है टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। इसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से आपको जो है बाल विकास पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत, किसकी बात हो रही है? बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी कि तीन जो है बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। किसके? उसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण के रूप में। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है कि यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रत्येक एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो देखिए यह शोध आधारित नहीं है, यह भी क्या दिखाता है? इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण का पक्ष है। आलोचक क्या कहते हैं कि यह शोध आधारित नहीं है, यानी कि इस पर कोई रिसर्च के हमें सबूत नहीं मिले हैं, कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। तो यह सही रहेगा कि यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। तो देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत की बात हो रही है। इन्होंने क्या बताई थी? 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी कि एक व्यक्ति में, एक बालक में कितनी 7 प्रकार की बुद्धि हो सकती है। यानी कि अगर हम बात करें विभिन्न बालकों की, तो उनको हम भिन्न भिन्न पद्धतियों से कैसे पढ़ा पाएंगे? कक्षा में विभिन्न बालकों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों का उपयोग करना कठिन होगा। हम यहाँ पर मल्टीपल मेथड के यूज करके जो है पढ़ा सकते हैं सभी बच्चों को, लेकिन प्रत्येक बालक को भिन्न भिन्न पद्धति से नहीं पढ़ा सकते, ये संभव नहीं है। और ये इसका क्या है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रत्येक एक क्षेत्र में ही अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये रहेगा एकदम सही आंसर हमारा रहेगा सी। ये क्या मानते हैं कि प्रत्येक बालक में 7 प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन कोई एक ही बुद्धि जो है विकसित हो पाती है। एक ही बुद्धि जो है पूरी तरीके से विकसित हो पाती है, बाकी जो बुद्धि है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती, यानी कि कम विकसित होती है। यानी कि एक बालक जो है एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करता है। तो आंसर रहेगा सी। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। बात यही है कि यह शोध आधारित नहीं है, कोई ठोस सबूत हमें इसके जो है रिसर्च के प्राप्त नहीं हुए हैं। तो आंसर हमारा रहेगा नहीं है पूछा था, तो आंसर रहेगा इसमें सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? त्रितंत्रीय सिद्धांत किसकी बात हो रही है? व्यावहारिक बुद्धि की बात हो रही है। जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है ये किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने ये सिद्धांत दिया था। कौन सा? त्रितंत्रीय सिद्धांत। और इसमें इन्होंने बात की है व्यावहारिक बुद्धि की, तो कौन सा इसमें एक नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषयों में व्यावहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या फिर पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो देखिए व्यावहारिक बुद्धि जो है इसको अगर हम सरल भाषा में समझे तो ये क्या है? दुनियादारी की समझ, दुनियादारी की समझ। व्यावहारिक बुद्धि को सरल भाषा में समझे तो ये है दुनियादारी की समझ, इसको हम कहते हैं। और इसका कार्य क्या है? जिस व्यक्ति में व्यावहारिक बुद्धि होगी वो क्या करेगा? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करेगा, यानी कि स्थिति को, परिस्थिति को जो है बदल लेगा अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार, अपने आसपास के माहौल को, परिस्थिति को जो है बदलने की उसमें क्या होगी? क्षमता होगी, जिसमें व्यावहारिक बुद्धि होगी।
तो ये सही है। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, तो देखिए व्यवहारिक बुद्धि में केवल अपने विषय पर विचार नहीं करना होता है, समाज के बारे में सोचना भी होता है, तो ये तो समाज से जुड़ी हुई है, तो ये गलत रहेगा। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सके, यानी कि इस प्रकार की स्थिति का, माहौल का चयन करना जिसमें क्या हो, आप सफल हो सके, ये भी सही रहेगा। पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, यानी कि अगर आपके सामने कोई परिस्थिति उत्पन्न है तो उसके अनुसार अपने आप को बदल लेना, ढाल लेना, ये भी क्या है, व्यवहारिक बुद्धि का गुण है। तो आंसर इसमें रहेगा हमारा बी। व्यवहारिक बुद्धि केवल अपने बारे में नहीं होती, समाज के बारे में भी होती है, समाज से जुड़ने के बारे में होती है, पर्यावरण के साथ अनुकूलन के बारे में होती है, समायोजन के बारे में होती है। तो आंसर इसमें रहेगा बी। नेक्स्ट, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ऑप्शन में है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या फिर पृथक्करण। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें संप्रत्यय की, ये क्या होता है संप्रत्यय निर्माण? किसी भी वस्तु की जो छवि है, छवि को दिमाग में बिठा लेना, किसी भी वस्तु की जो चित्र है, जो छवि है, वो उसको अपने दिमाग में बिठाना और उसके प्रति जो है, वस्तु के प्रति समझ बनाना ही क्या होता है, संप्रत्यय होता है। अगर आप आंखें बंद करो और मैं आपको एक शब्द दूं, मैं कहूं कुत्ता, तो आंखें बंद करोगे और मैं आपको एक नाम ले दूं कुत्ता, तो आपके सामने जो है कुत्ते का चित्र आ जाएगा आंखों के सामने, क्योंकि आप उस वस्तु से परिचित है, छवि आपके दिमाग में कुत्ते की बनी हुई है, पहले से आप जानते हैं, समझ आपके दिमाग में कुत्ते के बारे में है कि कुत्ता कैसा होता है। तो देखिए इसके जो है 4 सोपान होते हैं। कितने? 4 सोपान होते हैं। संप्रत्यय के कितने सोपान होते हैं? 4 सोपान होते हैं। पहला इसमें होता है प्रत्यक्षीकरण। पहला रहेगा प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जिस किसी का भी संप्रत्यय निर्माण करना है किसी वस्तु का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। यानी कि बात करें कुत्ते की, तो सबसे पहले उसका संप्रत्यय निर्माण करने के लिए हमें उसको देखना होगा। इसके बाद बात आती है विभेदीकरण की। दूसरा जो सोपान है इसका वो रहेगा विभेदीकरण, यानी कि हम कुत्ते को ये समझ ले कि यह कुत्ता है, क्या नहीं है, बिल्ली नहीं है, गाय नहीं है, मतलब अलग जो पशु है उनसे क्या कर ले, उसको अलग कर ले, भेद करना सीख जाए कि यह गाय नहीं है, बिल्ली नहीं है, घोड़ा नहीं है, यह क्या है, कुत्ता है। तो सेकंड जो सोपान है वो रहेगा विभेदीकरण, और तीसरा जो सोपान है वो रहेगा पृथक्करण। तीसरा सोपान रहेगा पृथक्करण, यानी कि उसकी जो मुख्य विशेषता है, विशेषता है उसको पहचानना, उसको अपने दिमाग में समझ बनाना कि कुत्ता क्या करता है। कुत्ते के 4 पैर होते हैं और वह भौंकता है। उसकी कुत्ते की मुख्य विशेषता क्या है, हम कैसे पहचान करेंगे कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं और वह भौंकता है। तो ये क्या होता है, पृथक्करण होता है। और जो अंतिम सोपान है वो है चौथा सोपान सामान्यीकरण, यानी कि हम अपने दिमाग में यह समझ बना ले कि जिसके भी 4 पैर होंगे और जो भी भौंकेगा वो सभी क्या होंगे, कुत्ते होंगे। सभी क्या होंगे, कुत्ते होंगे। यानी कि कुत्ते जो होते हैं वो सभी कुत्ते भौंकते हैं, उनके 4 पैर होते हैं, उनमें हम क्या कर ले, सामान्यकरण कर ले। तो देखिए ये थे हमारे संप्रत्यय निर्माण के सोपान। प्रथम सोपान रहेगा प्रत्यक्षीकरण, दूसरा विभेदीकरण, पृथक्करण तीसरा, और चौथा रहेगा सामान्यकरण। इसमें प्रथम सोपान पूछा था तो ये रहेगा सी, प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो देखिए प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत,
गिलफोर्ड का सिद्धांत या फिर फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। देखिए संज्ञान की बात हो रही है कि ये किस के सिद्धांत का हिस्सा है, तो गिलफोर्ड ने एक सिद्धांत दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत, इसको हम कह सकते हैं त्रिअंशीय सिद्धांत भी, त्रिअंशीय सिद्धांत या फिर त्रिआयामी सिद्धांत। और इसमें इन्होंने बुद्धि जो निर्मित बताई थी, इन्होंने क्या कहा था कि जो बुद्धि है वो 3 तत्वों से बनी हुई है। बुद्धि किन से बनी हुई है? 3 तत्वों से निर्मित है। 3 तत्वों से निर्मित है और वो तत्व थे, पहला था संक्रिया, दूसरा इन्होंने जो बताया वो था विषय वस्तु, विषय वस्तु, और तीसरा इन्होंने बताया उत्पाद, उत्पाद। तो 3 उन्होंने तत्व बताए किसने? गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत त्रिआयामी सिद्धांत या फिर त्रिअंशीय सिद्धांत में बुद्धि के 3 तत्व बताए कि जो बुद्धि है वो 3 तत्वों से निर्मित है। कौन कौन सा? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। इनको भी इन्होंने खंडों में विभाजित कर दिया, इनके भी इन्होंने खंड बताए। तो जो संक्रिया है उसके 5 खंड बताए इन्होंने, विषय वस्तु के 4 खंडों में विभाजित किया और उत्पाद के इन्होंने अन्य 6 खंड बताए। अब अगर हम संक्रिया के खंडों की बात करें कि ये 5 खंड कौन से थे, पहला था इसमें संज्ञान, दूसरा था स्मरण और तीसरा था परंपरागत चिंतन, परंपरागत चिंतन। चौथा इन्होंने बताया था उपखंड गैर परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन। और 5वां इनका जो उपखंड था वो था मूल्यांकन, मूल्यांकन। तो देखिए संक्रिया के इन्होंने 5 उपखंड बताए थे, पहला था संज्ञान, दूसरा था स्मरण, तीसरा था परंपरागत चिंतन, चौथा था गैर परंपरागत चिंतन और 5वां था इनका मूल्यांकन। तो देखिए संज्ञान यहाँ पर आया हुआ है, तो संज्ञान किसका हिस्सा है? गिलफोर्ड के त्रिआयामी या त्रिअंशीय सिद्धांत का हिस्सा है क्या? संज्ञान। तो आंसर इसमें रहेगा हमारा सी। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए क्या पूछा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन में है थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन या फिर स्टर्न। तो देखिए जो द्विकारक सिद्धांत है वो दिया था स्पीयरमैन ने। इन्होंने बुद्धि के कितने? 2 तत्व बताए थे, 2 तत्व बताए थे। कौन कौन से? एक इन्होंने बताया था जी फैक्टर और दूसरा इन्होंने बताया था एस फैक्टर। जो जी फैक्टर है वो संपूर्ण बुद्धि का 90% होता है और ये क्या होती है? सामान्य बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि आनुवांशिक रूप से मिलती है, किससे मिलती है? हमें अपने माता पिता से मिलती है, माता पिता से प्राप्त होती है। जो एस फैक्टर है वो संपूर्ण बुद्धि का केवल और केवल 5% होता है और ये कैसी बुद्धि होती है? विशिष्ट बुद्धि होती है, विशिष्ट बुद्धि ये होती है। और किससे प्राप्त होती है? प्रशिक्षण से प्राप्त होती है, प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होती है। कौन सी बुद्धि? एस फैक्टर यानी कि विशिष्ट बुद्धि। किससे? प्रशिक्षण से प्राप्त होती है और इसके द्वारा ही कोई व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, शिक्षक बन सकता है,
वकील बन सकता है, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में, अन्य अन्य क्षेत्रों में जा सकता है एक व्यक्ति, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कुछ भी बन सकता है। किसके द्वारा? एस फैक्टर के द्वारा, यानी कि विशिष्ट बुद्धि के द्वारा। तो देखिए द्विकारक सिद्धांत जो दिया था वो दिया था स्पीयरमैन ने। दो तत्व इन्होंने बुद्धि के बताए थे, जी फैक्टर, एस फैक्टर। जी फैक्टर यानी कि सामान्य बुद्धि, एस फैक्टर यानी कि विशिष्ट बुद्धि। तो आंसर इसमें रहेगा हमारा सी, बी, सॉरी आंसर रहेगा इसमें बी, स्पीयरमैन। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इन्होंने कितनी प्रकार की? 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। 7 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई थी। तो किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, या फिर विद्यालयों में आवश्यक समान योग्यताओं पर, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो है इन्होंने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। और एक व्यक्ति में कितने प्रकार की बुद्धि? 7 प्रकार की बुद्धि हो सकती है। यानी कि एक व्यक्ति में विभिन्न योग्यताएं होती है और भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न योग्यताएं पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती है और प्रत्येक जो व्यक्ति होता है एक दूसरे से भिन्न होता है और इनमें जो है विलक्षण योग्यताएं पाई जाती है। तो आंसर रहेगा हमारा डी। नेक्स्ट, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कौन से? बुद्धि के तरल और क्रिस्टलीय प्रतिमान, केटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या फिर स्किनर। तो देखिए जो ये तरल्य बुद्धि है, यानी कि तरल बुद्धि और क्रिस्टलीय बुद्धि, ये दी थी किसने? केटल ने। तरल बुद्धि को हम द्रव्य बुद्धि भी कह सकते हैं, द्रव्य बुद्धि। और क्रिस्टलीय बुद्धि को हम मणिभेय बुद्धि भी कहते हैं, मणिभेय बुद्धि भी कहते हैं। जो ये द्रव्य बुद्धि होती है ये किससे प्राप्त होती है? हमें आनुवांशिक रूप से प्राप्त होती है, माता पिता से प्राप्त होती है, माता पिता से हमें प्राप्त होती है। और ये जो द्रव्य बुद्धि है ये क्या करती है? हमारी सीमा तय करती है, हमारी सीमा तय करती है कि हम जो है किसी भी निर्णय को, किसी भी बात को लेकर, परिस्थिति को लेकर कोई निर्णय कितनी तेजी से लेते हैं, ये कौन तय करती है? हमारी द्रव्य बुद्धि तय करती है, जो कि हमें आनुवांशिक रूप से हमारे माता पिता से प्राप्त होती है। मणिभेय बुद्धि की बात करें तो ये किससे आती है? अनुभव द्वारा आती है। मणिभेय बुद्धि हमें अनुभव से प्राप्त होती है और कोई भी चीज या फिर कोई भी जो सीखा हुआ ज्ञान है वो कितने लंबे समय तक हमें याद रहता है, ये किस पर निर्भर करता है? मणिभेय बुद्धि पर निर्भर करता है। यानी कि दीर्घ स्मृति, दीर्घ स्मृति के लिए कौन जिम्मेदार है? मणिमय बुद्धि। यानी कि सीखा हुआ ज्ञान, किसी भी चीज को हमने सीखा है और वो लंबे समय तक हमें याद रहता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मणिमय बुद्धि। हमारी सीमा तय कौन करती है? द्रव्य बुद्धि। यानी कि कोई निर्णय हम कितनी तेजी से लेते हैं ये कौन तय करती है? द्रव्य बुद्धि, जो कि हमें होती है आनुवांशिक रूप से माता पिता से प्राप्त। तो द्रव्य बुद्धि, मणिमय बुद्धि या फिर तरल बुद्धि, क्रिस्टलीय बुद्धि का प्रतिमान केटल ने दिया था। आंसर इसमें रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, एक जुड़वा भाई, एक नहीं, यहां पर 2 कर लीजिएगा। 2 जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया गया है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक भाई जो है धनी व्यक्ति के घर में गया है, धनी परिवार के घर में गया है, किस रूप से? आर्थिक और सामाजिक रूप से जो परिवार धनी है, एक बच्चा जो है उन्होंने गोद लिया है और दूसरा जो बालक है वो लिया है किसने गोद? निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया गया है। तो 1 साल बाद उनके बुद्धि लब्धांश में, यानी कि आईक्यू में, आईक्यू के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? यानी कि बुद्धि लब्धि में उनमें क्या परिवर्तन आया है, दोनों में आईक्यू में क्या परिवर्तन आया है, क्या संभावना हो सकती है? देखिए
धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर का बुद्धि लब्धांश को प्रभावित नहीं करता है, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो देखिए, जो सामाजिक आर्थिक जो बात हो रही है किसकी, सामाजिक आर्थिक रूप से जो धनी है वो बुद्धि लब्धि को प्रभावित कर सकते हैं क्या, तो नहीं। सामाजिक आर्थिक जो स्तर है वो बुद्धि लब्धांश को यानी कि आईक्यू को प्रभावित नहीं करता है। आईक्यू को कौन प्रभावित करता है, वंशानुक्रम और वातावरण जो है। वातावरण बुद्धि लब्धांश को यानी कि आईक्यू को कौन प्रभावित कर सकता है, वंशानुक्रम और वातावरण। सामाजिक आर्थिक स्तर का बुद्धि लब्धांश से कोई संबंध नहीं है, ये किसी भी प्रकार से इसको प्रभावित नहीं कर सकता है। तो आंसर हमारा इसमें रहेगा बी। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धांश सामान्यतः डैश रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होती है। ऑप्शन में है मध्यम, कम से कम, पूर्ण या फिर उच्च। तो देखिए, जो बुद्धि लब्धांश है इसका सीधा जो संबंध होता है वो किससे होता है, शैक्षिक निष्पादन से होता है। जैसे कि हम कहें, अगर किसी बालक का जो आईक्यू है 130 से ऊपर है, आईक्यू जो है एक बालक का 130 से ऊपर है या फिर 130 है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बालक। और अगर किसी बालक का जो आईक्यू है 70 से नीचे हो जाता है, आईक्यू 70 से नीचे हो, तो उसको हम कह सकते हैं मंद बुद्धि बालक। तो बुद्धि लब्धांश जो होता है सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो आंसर हमारा यहां पर रहेगा इसमें डी। बुद्धि है, तो देखिए बुद्धि क्या है ये पूछा है। ऑप्शन में है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, या फिर एक विशिष्ट योग्यता। तो देखिए, बुद्धि एक नहीं है। बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। सामर्थ्य यानी कि जो योग्यताएं होती है, सामर्थ्य होते हैं जो व्यक्ति के अंदर, उनका क्या है, एक समुच्चय है, एक गुच्छा है। और बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं कि बहुबुद्धि में इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, 7 प्रकार बताए थे इन्होंने बुद्धि के। और एक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि होती है, एक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि होती है, यानी कि एक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती है और उन्हीं योग्यताओं का एक समुच्चय है क्या, बुद्धि। तो आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन में है व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या फिर अभिवृत्ति। तो देखिए, जो ये भाटिया बैटरी परीक्षण है ये किससे संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। तो आंसर इसमें रहेगा हमारा बी। इसको हम क्रियात्मक परीक्षण भी कह सकते हैं। क्रियात्मक परीक्षण भी इसे हम कह सकते हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण का दूसरा नाम क्रियात्मक परीक्षण। तो आंसर रहेगा हमारा इसमें बी, बुद्धि। नेक्स्ट, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो किसकी बात हो रही है, बीने की और साइमन की। इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है,
सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या फिर अभिक्षमता का। तो देखिए बीने ने किसका परीक्षण किया था? बुद्धि का परीक्षण किया था। और किसके साथ मिलकर किया था? साइमन के साथ, अपने सहयोगी के साथ मिलकर किया था। और सफल प्रथम जो सफल परीक्षण है बुद्धि का, प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने किया था? बीने ने किया था साइमन के साथ मिलकर। कब? 1905 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार ये पूछा जाता है कि बुद्धि का प्रथम सफल परीक्षण किसने किया था? तो ये किया था बीने ने। कब? 1905 में किया था। तो यहाँ पर बुद्धि का परीक्षण है ये तो हो गया है, लेकिन सामान्य बुद्धि या विशिष्ट बुद्धि, तो देखिए बीने ने किया था विशिष्ट बुद्धि का परीक्षण। तो आंसर इसमें रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसकी बात हो रही है? मानसिक आयु की। मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या फिर बीने साइमन। तो देखिए मानसिक आयु का प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बीने ने किया था। और किसी भी व्यक्ति की मानसिक आयु के आधार पर हम क्या पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो मानसिक विकास है, मानसिक विकास की अवस्था, मानसिक विकास की अवस्था का पता लगाया जा सकता है किसके आधार पर? मानसिक आयु के आधार पर। और उस व्यक्ति को हम मानसिक विकास की अवस्था का पता लगाकर तीव्र बुद्धि या फिर मंद बुद्धि, मंद बुद्धि की श्रेणी में रख सकते हैं। मंद बुद्धि की श्रेणी में रख सकते हैं। मानसिक आयु का जो प्रत्यय है उसके आधार पर हम मानसिक विकास की अवस्था का पता लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो या तो तीव्र बुद्धि वाला है, बुद्धिमान है, या फिर मंद बुद्धि है। तो उसकी जो है मानसिक विकास की अवस्था का पता लगाया जाता है। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? बीने तथा साइमन ने। तो आंसर रहेगा इसका हमारा डी। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो देख कितनी है, तो रहेगा 80, 100, 110 या फिर 120। तो देखिए बुद्धि लब्धि यानी कि जो आईक्यू है वो कैसे निकालते हैं? मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ये सूत्र है बुद्धि लब्धि निकालने का, मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर जो है बुद्धि लब्धि निकालनी है, उसकी जो वास्तविक आयु है वो कितनी है? 8 वर्ष। और मानसिक आयु क्या कितनी है यहाँ पर? 10 वर्ष। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। तो 8 को 10 से डिवाइड 1.25 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 125। तो आंसर इसमें रहेगा हमारा 125 यानी कि डी। तो याद कर लीजिएगा मानसिक आयु जो है, सॉरी बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो है मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो आंसर इसमें रहेगा डी। डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या फिर अभिक्षमता। तो देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं कि भाटिया बैटरी परीक्षण, कौन सा परीक्षण? भाटिया बैटरी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बुद्धि के लिए किया गया है। तो आंसर इसमें रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, टर्मर के अनुसार, किसके? टर्मन के अनुसार 90 से लेकर 100 बुद्धि लब्धि यानी कि जिनका आईक्यू किसके बीच है? 90 से लेकर 100 के बीच है, उस बालक को माना जाता है। तो देखिए टर्मन ने जो है बुद्धि लब्धि की एक सारणी प्रस्तुत की थी, सारणी प्रस्तुत की थी जिसमें 100 से लेकर 90 से लेकर 100 जिनका आईक्यू है
उनको किस उसमें रखा था कैटेगरी में, वो थे सामान्य बुद्धि के बालक की कैटेगरी में इनको रखा जाता है, जिनका आईक्यू 90 से 100 के बीच होता है। तो इसका जो है आंसर हमारा रहेगा बी। तो देखिए ये थी आज की हमारी क्लास। क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।